जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो है घटना चक्र पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का घटना चक्र पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम लोग 7 क्लास तक पढ़ चुके हैं। क्लास नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं, समझ गए। 7 क्लास तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 8वीं क्लास पढ़ेंगे। तो 7 क्लास तक जो है प्लेलिस्ट में मतलब है पढ़ाया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी है और ये सभी जो है एग्ज़ाम्स के लिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी टॉपर्स हैं किसी भी एग्ज़ाम के, वो बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग क्लास 8 जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी घटना चक्र पढ़ेंगे और इसमें जो हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। तो इसमें जो है थ्योरी भी दिया गया है, थ्योरी है प्लस जो है आपका शॉर्ट में, मतलब पूरे जो थ्योरी का जो भी हम पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे विस्तार से, उसका शॉर्ट भी नोट्स दिया गया है। उसके बाद एमसीक्यू दिया गया है। इसी में अलग से आपको एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले अपने निकाले हैं। सिर्फ मतलब ऑल आउट है, यूटिलिटेरिया का है, उसके बाद से और कोई 360 डिग्री पता नहीं किसका है, और ऐसे ही देखा देखी मतलब निकाल रहे हैं कोचिंग्स वाले हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से इस पेज से मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं, और ये पेज से ये, इस पेज से ये, इस पेज से ये, इस तरह से जो क्वेश्चन बना रहे हैं। तो उन सबसे बेहतरीन जो है ये है। पहले तो यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पर थ्योरी आप पूरा विस्तार से नहीं पढ़िएगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा इसी का। उसके बाद एमसीक्यू पढ़िएगा, एमसीक्यू। तो यहाँ पर जो है विस्तृत तरीके से हो जाएगी, और आगे चल के हम लोग जो है ऑल आउट जो भी है, ऑल आउट है, चाहे 360 डिग्री एनसीईआरटी है, जो भी है उसको जो है हम लोग विस्तार से बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बी नंबर, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। इसके पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें, मानसून विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, मानसून विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों की शाखा जो है म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े से भाग से टकराती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनें जो है वो म्यांमार के तट से तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े से भाग से टकराती है। कहा क्या ये बात कर रहा है, कहाँ का? तो ये इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो म्यांमार है ना, ये म्यांमार है, ये वाला पूरा ये कलरफुल है, तो इससे टकराता है। और ये बांग्लादेश है, इससे टकराता है। कौन सा? तो बंगाल की खाड़ी का जो है मानसूनी पवनों की शाखा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु म्यांमार के तट पर स्थित आराकान पहाड़ियाँ, किंतु जो है म्यांमार के तट पर स्थित आराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। यानी कि म्यांमार के तट पर स्थित जो अराकान पहाड़ी है ना, ये अराकान पहाड़ी यहाँ पर, ये म्यांमार है और ये सब अराकान पहाड़ी है, ऐसे, ठीक है। तो इसी की बात इसमें कही जा रही है। तो अराकान पहाड़ियाँ जो है इस शाखा के एक बड़े हिस्से को, यानी इस शाखा के एक बड़े हिस्से को क्या करती है कि भारतीय उपमहाद्वीप की ओर क्या करती है, तो विक्षेपित कर देती है। भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। यानी कि ये जो अराकान जो पहाड़ी है यहाँ पर, ये क्या करता है, इससे टकराती है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, का मानसूनी पवनें। तो ये क्या करता है कि ये पहाड़ी जो रोक देता है, रोकने के बाद क्या करता है, इसे विक्षेपित कर देता है इस तरह से, समझ गए। इस तरह से आपका मानसूनी पवनों को विक्षेपित कर देता है। तो समझ गए। अब जब इधर आएगा तो इधर बारिश होती है, पूर्वी भारत में इधर जो है ना पूरा बारिश होती है, झमझमा झम। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। यानी कि इस प्रकार मानसून जो है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में जो है दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण
पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है, यानी पश्चिमी दिशा से नहीं। ये है जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये जो साउथ वेस्ट ये इधर से ना कि बल्कि इधर से ऐसे प्रवेश करता है, जैसे अराकान यमन ही बताया, तो ऐसे प्रवेश करता है। देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लाइन ऐसे ऐसे खींचा गया है और ऐसे समझ गए, ऐसे ये लाइन ऐसे करके ऐसे दक्षिण पूर्वी दिशा से ऐसे ऐसे जो है ना मानसूनी पवनें आपकी प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह से आके ऐसे ऐसे सब ऐसे आती है, ऐसे बरसती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बंट जाती है। यहाँ से यह शाखा जो है हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बंट जाती है। यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। जैसे कि इधर से चली ना, इधर ऐसे चली थी, इधर अराकान योमामता तो इसे टकराई थी और मतलब इससे क्या होता है विक्षेपित होकर ऐसे गई थी बारिश। और यही जो है आपका यही जो है आगे चलकर यही जो है शाखा गंगा के यही शाखा जो है गंगा के मैदान के साथ साथ गंगा का जो मैदान है ना, समझ गया, बिहार यूपी ऐसे होते हुए पश्चिम बंगाल बिहार यूपी होते हुए जो है गंगा के मैदान है और इसी मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है। इधर पश्चिम की तरफ ऐसे बढ़ रही है, अब बढ़ते बढ़ते इधर पंजाब है तो पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। इसकी दूसरी शाखा जो है उत्तर पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। एक तो ऐसे चलती है, समझ गए, ऐसे चलते यहाँ पंजाब तक आती है, समझ गए, और एक आपका चलती है उत्तर में और पूर्व में ऐसे, समझ गए, ऐसे। इसी की बात की जा रही है। इसकी एक उप शाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है और इसकी एक जो उप शाखा है वो मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से पहाड़ी है, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी है, तो उससे क्या होता है टकराती है। टकराने के बाद जो है मेघालय में बहुत ही जबरदस्त बारिश होती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिन राम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यानी कि खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिन राम जो है विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट पर वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। यानी कि यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट पर वर्षा ऋतु में जो है वर्षा ऋतु में तो वर्षा होनी चाहिए लेकिन वर्षा नहीं होती है, शुष्क क्यों रह जाती है, इसके बारे में जानना है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। कौन कौन से, तो चलिए देखते हैं उसको। पहला जो है तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को समानांतर पड़ता है। यानी कि तमिलनाडु का तट जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को समानांतर पड़ता है। जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ क्या पड़ता है, तमिलनाडु वाला एरिया हो गया ये तमिलनाडु, और ये बंगाल की खाड़ी है पूरा ये बंगाल की खाड़ी है पूरा। तो इससे क्या होता है बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो है मानसूनी पवन क्या था इसका समानांतर हो गया। जैसे यहाँ पर कोई है, यहाँ पर वस्तु है, तो एक दूसरे का समानांतर है, चाहिए, और ये लाइन एक दूसरे का समानांतर है, ये दोनों लाइन, तो इसलिए ये इसके समानांतर पड़ता है। इसी कारण जो है यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि समानांतर पड़ता है। दूसरा, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है और तमिलनाडु जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए, एक तो ये है अरब सागर वाला, ये है अरब सागर, तो इसके जो है ना इधर से चलती है जब मानसूनी पवन, तो इधर जो है पश्चिमी घाट है,
तो समझ गए, टकराने के बाद पश्चिमी घाट से इधर इस साइड बारिश हो जाती है और पूर्वी भाग में बारिश नहीं हो पाती है। तो ये क्या है कि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है। तो इन कारणों से जो है तमिलनाडु जो है वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है, शुष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा जो है पर्वतीय है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं के अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। यानी कि पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा जो है पर्वतीय है, यानी पश्चिमी घाट है तो उसके साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा क्या होती है, तो पर्वतीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं के अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। यानी कि जैसे ये पश्चिमी घाट है, ये ऐसे और ऐसे पहाड़ है, ये पश्चिमी घाट में ये पहाड़ है, तो इसके साथ घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय वर्षा है बोल रहा है, क्योंकि यह आर्द्र हवा यानी कि आर्द्र हवाओं के अवरुद्ध, यानी हवाएं जो है ना अवरुद्ध हो जाती है, ये अवरुद्ध हो जाती है, तो अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जो है जबरदस्ती क्या होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। इसी कारण से यहाँ पर बारिश होती है, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा ये देखना जरूरी है इस मैप को। भारत दक्षिण पश्चिम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां चीन तिब्बत 1 जुलाई यहाँ पर पहुँचती है, 15 जुलाई को यहाँ तक पहुँचती है, 15 जून को यहाँ पहुँचती है, 10 जून को यहाँ और 5 जून को यहाँ तक। समझ गए, 1 जुलाई को यहाँ, 15 जुलाई को यहाँ, 15 जून को यहाँ तक पहुँचती है, 10 जून को यहाँ पहुँचती है, 5 जून को यहाँ पहुँचती है। समझ गए, 1 जून को यहाँ और 5 जून को यहाँ पहुँचती है, 5 जून को यहाँ पहुँचती है। तो इसी तरह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और नीचे देखते हैं। आपको 1 जून को यहाँ पहुँचती है केरल में, क्या, तो मानसूनी पवन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियां है, 1 जून को केरल के तट पर पहुंचती है, उसके बाद से बाकी जगहों पर पहुंचते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता 2 कारकों से संबंधित है। भारत के जो पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता 2 कारकों से संबंधित है। पहला, समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा दूसरा, अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम की स्थिति। तो इन दोनों को याद रखना है, यानी कि अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम की स्थिति। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय अवदाबों ट्रॉपिकल डिप्रेशन की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय अवदाबों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत के ऊपर इनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। भारत के ऊपर इनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे मानसून द्रोणी मानसून ट्रॉफ भी कहा जाता है की स्थिति द्वारा होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान ओसिलेट होता है, इन अवदाबों के मार्ग एवं दिशा में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं, जिस कारण वर्षा की मात्रा एवं तीव्रता में भी उतार चढ़ाव आते हैं भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व की ओर तथा उत्तरी मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि भारत को पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व की ओर तथा उत्तरी मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसी के बारे में की जा रही है। ये जो लाइन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे ये हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करना जरूरी है। ये बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी तट, ये तो पश्चिमी तट हो गया ये वाला,
पश्चिम से पूर्व, यानी कि इधर से इधर, ये पश्चिम, इधर से इधर जाइएगा ना, इधर से इधर ऐसे, तो क्या होगा, इधर ज़्यादा बारिश होता है, इधर पूर्वी तट में कम बारिश होता है। तथा उत्तरी मैदान है, ये जो उत्तर वाला मैदान है उधर, इधर क्या होता है कि उत्तरी मैदान एवं प्रायद्वीप का, यानी प्रायद्वीप जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप का उत्तरी भाग है, उत्तर भाग वाला भाग में दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये वाला इलाका हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये इधर हो जाएगा, इधर। तो क्या होता है कि वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते ताकि उत्तर पश्चिम ये हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, और दक्षिण पूर्व ये हो गया। जैसे ये भारत का मैप है ना, ये ऊपर वाला, ये जैसे ऐसे, जैसे जम्मू कश्मीर है, ये समझ गए। तो इधर क्या होता है कि इधर बारिश जैसे जैसे उत्तर इधर जाइएगा, इधर उत्तर पूर्व की ओर, सॉरी दक्षिण पूर्व की ओर, समझ गए, तो क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होती है। लेकिन यही इधर आइएगा, इधर तो क्या होता है कि पंजाब राजस्थान की ओर जब बढ़ता है तो बारिश की जो मात्रा जो है घटने लगती है, और दक्षिण पूर्व की ओर क्या होता है, बढ़ती है। जैसे कि मेघालय हो गया, सबसे ज़्यादा भारत में मेघालय में होता है, और पूरी दुनिया में मेघालय में होता है, मासिनराम में। तो यही लाइन कह रहा है कि पहला तो आप यहाँ पर रहिएगा, यानी कि पश्चिमी तट पर जो है पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व जाइएगा ना, ये पूर्व आ गए, पश्चिम से पूर्व इधर आ गए, तो पश्चिम में ज़्यादा बारिश होती है, पूर्व की ओर कम होती है। और तथा उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान पूरा जो है, उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान जब लिखिएगा पूरा, तो उत्तरी मैदान में जो है दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़िएगा, जैसे पश्चिम आपका उत्तर पश्चिम में पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इधर बढ़ते जाइएगा तो क्या होगा कि वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, इधर कम बारिश होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर मानसून में विच्छेद, 3 नंबर जो है मानसून में विच्छेद अब देखेंगे। ब्रेक इन द मानसून, ब्रेक इन द मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1 या 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है काल में एक बार में कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1 या 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद करते हैं। जैसे कि 1 जून को क्या होता है, केरल के तट पर क्या होता है कि आपका मानसून आता है 1 जून को। उसके बाद भारत में कहीं पर 10, कहीं पर 5, कहीं पर 15 जून जुलाई तक भी आपका मानसून पहुंचता है। इसके कारण क्या होता है कि बारिश तो होती है, बारिश होने के बाद क्या होता है कि कई बार जो है 1 दिन के लिए बारिश नहीं होगा, या कई बार 2 दिन के लिए, या कई बार क्या होता है कि मानसून होने के कई सप्ताह तक, मानी बारिश होने के बाद कई सप्ताह तक बारिश नहीं होती है, समझ गए। तो उसी को बोलते हैं मानसून विच्छेद। ये आप लोग अनुभव किए होंगे, देखे होंगे कि बारिश हो गई, उसके बाद से आपको लगता है कि अब बारिश होते रहेगी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि कई सप्ताह तक के लिए बारिश हुआ ही नहीं, समझ गए। तो इसी को मानसून विच्छेद कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। क्या होता है कि इसको समझना। उत्तरी भारत के विशाल जो मैदान है उसमें क्या होता है, मानसून का विच्छेद क्यों होता है उसको थोड़ा देखते हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उसकी संख्या कम हो जाती है। उष्णकटिबंधीय जब चक्रवात कम होंगे उसकी संख्या कम हो जाती है, और अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में क्या होता है कि बदलाव आने लगता है, यानी कि ITSZ इसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बदलाव आने से होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगते हैं। यानी पश्चिमी तट पर
मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें जो है तट के समानांतर बहने लगती है। जैसे कि ये मान लीजिए आपका तट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और क्या होता है आर्द्र पवनें इसके समानांतर ऐसे ऐसे बहने लगी, ऐसे ऐसे, बल्कि समझ गए, तो इसी कारण होता है पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद। समानांतर बहेगी तो भाई टकराएगा ही नहीं, तो समानांतर बह रहा है, इसी कारण से क्या होता है मानसून विच्छेद होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निचले स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा कराने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। यानी कि राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल जो है के निचले स्तरों पर, यानी कि निचले स्तर जो है वायुमंडल का, उस पर क्या होता है कि तापमान की विलोमता, समझ गए, तापमान की विलोमता वर्षा कराने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से क्या करती है, रोक देती है। यानी कि तापमान की विलोमता क्या होती है कि तापमान बदल जाएगा, समझ गए। अब बदल जाएगा तो क्या होगा कि निचले स्तर पर जो तापमान है वो बदला हुआ है, और बदला हुआ है तो इसके कारण क्या होता है कि वर्षा कराने वाली जो आर्द्र पवनें हैं वो क्या होता है कि ऊपर नहीं उठ पाती है, ऊपर नहीं उठ पाती है, समझ गए, जिसके कारण क्या होता है कि मानसून में विच्छेद होता है राजस्थान में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। मानसून निवर्तन, मानसून का निवर्तन यानी वापसी, विड्रॉल ऑफ मानसून, विड्रॉल ऑफ मानसून। व्यापारिक पवनों के विपरीत, व्यापारिक पवन जो है उनके विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। मानसूनी पवनें क्या है तो नियमित नहीं है। व्यापारिक पवनें क्या है कि वो नियमित रूप से चलती है व्यापारिक पवनें, लेकिन आपकी मानसून पवनें जो है नियमित नहीं है, समझ गए। नियमित होती अगर तो क्या होता है कि हमेशा बारिश होती, समझ गए, हमेशा। लेकिन ये स्पंदमान प्रवृत्ति की होती है, लेकिन ये स्पंदमान प्रवृत्ति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर, उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। यानी उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। यानी कि मानसून क्या होता है, पीछे हट जाता है या लौट जाता है। सितंबर के आरंभ से, सितंबर के जब आरंभ शुरू होता है ना, सितंबर के आरंभ, तो उस समय से क्या होता है कि उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है। उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून क्या होता है कि पीछे हटने लगता है, और मध्य अक्टूबर तक यही दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है। यानी कि मध्य अक्टूबर तक जब आता है, मध्य अक्टूबर का समय, उस समय तक यह दक्षिणी भारत को छोड़कर, दक्षिणी जो भारत है उसको छोड़कर से समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है। लौटती हुई मानसून पवन बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके, यानी लौटती हुई मानसून क्या करता है कि बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। यानी कि ग्रहण करके उत्तर पूर्वी तमिलनाडु के तट पर जो क्या करता है वर्षा कराती है। जैसे कि ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि जो है आपको समझ में आए। ये है पश्चिमी घाट हो गया, और आपका हो गया ऐसे रफ मैप मैंने बनाया है, और यहाँ पर श्रीलंका हो गया वैसे, और ये तमिलनाडु है। देखिए क्या होता है कि सितंबर से आपका क्या होता है, सितंबर महीने से होता आपका ये है कि सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिम जो मानसून है वो क्या होता है कि पीछे या बैक, इधर बैक होने लगता है, ऐसे बैक बैक होते थे। मध्य अक्टूबर तक क्या होता है पूरे भारत से बैक हो जाता है, और क्या होता है ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से क्या करता है कि ये जो है बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करता है। कौन, तो लौटता हुआ मानसून, और जल वाष्प ग्रहण करके क्या करता है, तो ये क्या करता है तमिलनाडु, ये यहाँ पर इधर जो है तमिलनाडु में क्या करता है झमाझम बारिश कराता है। यही तमिलनाडु जो है मानसून के समय में शुष्क था, सूखा था, लेकिन जब ये क्या होता है कि मानसून पीछे हटता है, लौटता है, समझ गए, तो क्या होता है कि आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करता है और यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश बारिश कराता है, यानी वर्षा कराता है। या चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। मानसून की वापसी जो है अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है। जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ
हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून जो है प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। मध्य अक्टूबर जब समय आता है ना, मध्य अक्टूबर का, तो मानसून क्या आता है, प्रायद्वीप के उत्तरी जो भाग है उससे पूरी तरह से पीछे हट जाता है। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये भारत का, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और ऐसे ये जो ऐसे प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनता है ऐसे पूरा, तो इसी की बात कर रहा है। प्रायद्वीप के उत्तरी जो भाग है ये वाला, इससे पूरा क्या होता है कि पूरी तरह से पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति क्या होती है, तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। दिसंबर के प्रारंभ तक जो है देश के शेष भाग से मानसून की क्या होती है, तो वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है। जब भी मानसून आता है तो सबसे पहले द्वीपों पर वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। यानी कि यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। जैसे समझ गए, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो द्वीप है ना, ये द्वीप, इधर द्वीप है ये सब, तो इस पर सबसे पहले होता है बारिश। समझ गए, अप्रैल के शुरू से मई के मतलब मिड तक, मध्य तक या लास्ट तक। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, ये जो ब्लैक वाला कलर है ना, ब्लैक अबव 400, यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला कलर पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समझ गए, ये ब्लैक वाला कलर पर, उसके बाद से थोड़ा कम है ब्लैक, तो 200 से 400। समझ गए, ये वाला ये है, ये वाला, तो इसमें 200 से 400, और ये जो है ये वाला 100 से 200 है। ये वाला जो है ना, ये पूरा 100 से 200 है। ये 60 से 100, कौन सा है, 60 से 100। ये उजला है 0 से 20, ये उजला जो है क्या होता है, 0 से 20 होता है। और उससे ज़्यादा है, उसके बाद आपका कौन सा है, 20 से 40, 20 से 40 कौन सा हो जाएगा, 20 से 40 आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट। समझ गए, और 40 से 60 हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये पूरा, और 60 से 100 जो है ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये पूरा। तो बारिश, ये वर्षा का ये पूरा दिया गया है सेंटीमीटर में, कितनी वर्षा कहाँ होती है। द्वीपों पर मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। यानी उत्तर ही हो गया, ऐसे नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। समझ गए, तो इधर से मतलब नीचे, इधर नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। इस समय तक देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में आ चुका होता है। इस समय तक देश का शेष भाग जो है शीत ऋतु के प्रभाव में आ चुका होता है। मानसून को समझना, चलिए मानसून को समझते हैं। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 18 डिग्री दक्षिणी तथा 149 डिग्री पश्चिमी तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी तथा 131 डिग्री पूर्वी के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग जो 16 कारकों यानी मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में एक लंबे समय का पूर्वानुमान लगाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
वर्षा सेंटीमीटर में है। देखिए ये जो है ना 200 से अधिक, ये जो है पूरा ये जहाँ जब ब्लैक ब्लैक टाइप का है ये 200 से अधिक, ये 100 से 200, ये वाला पूरा 100 से 200, ये पूरा ये तट, ये पूरा ये। उसके बाद से ये व्हाइट वाला कितना है, तो 50 से 100 है, व्हाइट वाला 50 से 100 है। और ये है 50 से कम, ये बीच में पड़ता है, और ये 50 से कम यहाँ पर वर्षा होती है, यानी 50 से कम सेंटीमीटर में वर्षा होती है, 50 से कम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में वार्षिक वर्षा और इसकी परिवर्तिता, एनुअल रेनफॉल इन इंडिया एंड इट्स वेरिएबिलिटी, यानी भारत में वार्षिक वर्षा और इसकी परिवर्तिता जो है, एनुअल रेनफॉल इन इंडिया एंड इट्स वेरिएबिलिटी। भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण में बहुत स्पष्ट क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण में बहुत स्पष्ट क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। अधिकतम वर्षा पश्चिमी तट, अधिकतम वर्षा जो है पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है, मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है, यहाँ वार्षिक वर्षा 2000 मिलीमीटर से अधिक होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है 2000 मिलीमीटर से अधिक होती है। खांसी एवं जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा जो है कितना होती है, तो देखिए कितना होती है, 10,000 मिलीमीटर से भी अधिक। खांसी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय में पड़ती है, और यहाँ पर जो है कुछ भागों में वर्षा जो है 10,000 मिलीमीटर से भी अधिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है। संसार की सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में के मासिनराम में होती है। संसार की सर्वाधिक वर्षा जो है इसी क्षेत्र के मासिनराम में होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटस्थ पहाड़ियों पर, यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी तथा इसके निकट स्थित पहाड़ियों पर जो है वर्षा 2000 मिलीमीटर अथवा उससे भी कम होती है। वर्षा जो है 2000 मिलीमीटर अथवा उससे भी कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। 1000 मिलीमीटर वर्षा की समवृष्टि रेखा, 1000 मिलीमीटर वर्षा की समवृष्टि रेखा गुजरात तट से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट के शीर्ष के लगभग समानांतर कन्याकुमारी तक जाती है। यानी कि 1000 मिलीमीटर वर्षा की समवृष्टि रेखा जो है, समवृष्टि रेखा गुजरात तट से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट के शीर्ष के लगभग समानांतर कन्याकुमारी तक जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भाग में इस रेखा के पूर्व की ओर वर्षा अचानक कम होकर 600 मिलीमीटर से भी नीचे हो जाती है। प्रायद्वीपीय भाग में इस रेखा के पूर्व की ओर अचानक जो है ना, पूर्व की ओर वर्षा अचानक कम होकर 600 मिलीमीटर से भी नीचे हो जाती है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो है 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कब होती है, जब वर्षा मानसून जब लौटती है ना, उस समय होती है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर की ओर 1000 मिलीमीटर समवृष्टि रेखा की प्रवृत्ति पूर्व की ओर जम्मू तथा कश्मीर के पश्चिमी भागों, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी उत्तर प्रदेश के ऊपर हो जाती है। यानी उत्तर की ओर 1000 मिलीमीटर समवृष्टि रेखा की प्रवृत्ति पूर्व की ओर जम्मू तथा कश्मीर के पश्चिमी भागों, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के ऊपर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इलाहाबाद के पूर्व में यह पश्चिम की ओर झुक जाती है। इलाहाबाद के पूर्व में यह पश्चिम की ओर झुक जाती है तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के ऊपर से गुजरती है गुजरती है। पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर यह रेखा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश के ऊपर से गुजरती है। पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर यह रेखा जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश के ऊपर से गुजरती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
इस रेखा के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम यानी इस रेखा के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में स्थित क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा निम्न होती है। इस रेखा के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में स्थित क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जो है निम्न होती है। इस क्षेत्र में खेती की सफलता सिंचाई पर निर्भर होती है। इस क्षेत्र में जो है खेती की सफलता जो है सिंचाई पर यानी इरिगेशन पर निर्भर होती है। पंजाब हरियाणा उत्तर तथा पश्चिमी राजस्थान, पंजाब हरियाणा उत्तरी तथा पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात के कच्छ एवं काठियावाड़ प्रदेशों में 600 यानी 600 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी तथा पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात के कच्छ जो जिला है वहाँ एवं काठियावाड़ प्रदेशों में जो है 600 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 200 मिलीमीटर से कम है। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा 200 मिलीमीटर से भी कम है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण दो प्रमुख प्रवृत्तियां प्रदर्शित करता है। भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण जो है दो प्रमुख प्रवृत्तियां प्रदर्शित करता है। वर्षा की मात्रा पश्चिम बंगाल, वर्षा की मात्रा जो है पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के तट से पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। वर्षा की मात्रा जो है पश्चिम बंगाल में तथा उड़ीसा के तट से पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे कि आपका ये है और यहाँ उड़ीसा है और इधर में बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो ये बोल रहा है कि आपका क्या बोल रहा है कि वर्षा की मात्रा जो है पश्चिम बंगाल से, ये तो पश्चिम बंगाल हो गया और ये उड़ीसा हो गया, तो इस तट के पश्चिम यानी पश्चिम तो इधर होगा और उत्तर पश्चिम यानी कि इधर इस साइड में क्या होता है कि धीरे धीरे वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। यानी इधर से इधर जब जाएगा ना, इधर पंजाब राजस्थान हरियाणा, तो इधर क्या होता है कि वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की मात्रा के घटने की प्रवृत्ति पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय भागों से पठार के आंतरिक क्षेत्रों की ओर दिखती है। यानी कि वर्षा की मात्रा के घटने की प्रवृत्ति जो है पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय भागों से, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये जो है ना पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट के भागों से पठार के आंतरिक यानी पठार के आंतरिक, ये जो भी पठार के आंतरिक क्षेत्रों की ओर दिखती है। यानी वर्षा की मात्रा ये पठार के आंतरिक क्षेत्र में जब देखे नहीं थे कि व्हाइट था तो इधर कम था, वर्षा कम हो रही थी, यही बात यहाँ पर कह रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानसूनी वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी पारवर्तिता है। मानसूनी वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण जो है उसकी परिवर्तिता है। किसी स्थान पर एक वर्ष में वास्तविक वर्षा माध्य से 20 से 50% तक विचलित हो सकती है। किसी स्थान पर एक वर्ष में वास्तविक वर्षा जो है माध्य से 20 से 50% तक विचलित हो सकती है। समझ गए। मेघालय के गारो पहाड़ियों में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्ष में होती है। यानी कि मेघालय के गारो पहाड़ियों में एक दिन में जितनी वर्षा होती है ना, उतनी जो है राजस्थान के जैसलमेर में 10 साल में होती है। समझिए कितनी वर्षा होती है मेघालय में। उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कि हिमालय वाला जो क्षेत्र हो गया उत्तर पश्चिमी हिमालय वाला, और पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल कहाँ है, तो आपका राजस्थान वाला इलाका हो गया, तो उधर बारिश कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है वर्षा। जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वर्षा जो है 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। उत्तर पूर्व में मेघालय में वर्षा जो है 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। समझ गए। जैसे कि ये आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो उत्तर पूर्व वाला है, ये उत्तर पूर्व वाला ये राजस्थानी सब में क्या होता है कि वर्षा कम होती है। लेकिन ये जो इलाका है आपका
उत्तर पश्चिम है ये उत्तर पूर्व है, इधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब मेघालय जो इधर ये यहाँ पर मेघालय है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। जुलाई या अगस्त में गंगा का डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। तो यही बात है कि जब इन्हीं महीनों में 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है, क्योंकि कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु वाला, उधर क्या होता है कि मानसून के समय कम वर्षा होती है, मतलब बहुत रेयर। और जब मानसून लौटती है तो तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से जो जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है जब मानसून लौटता है। तो देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है। देश के अधिकांश भागों में जो है वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा जो है शरद ऋतु अथवा जाड़ों के प्रारंभ होती है, यानी कि शरद ऋतु या जाड़ों के प्रारंभ में होती है। यानी कि जब शरद ऋतु हो, चाहे ठंडी का मौसम जब शुरू हो जाता है ना, उस समय जो है तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। वर्षा की परिवर्तिता का परिकलन निम्नलिखित फार्मूले से किया जा सकता है। वर्षा की परिवर्तिता का परिकलन जो है निम्नलिखित फार्मूले से किया जा सकता है। ये फार्मूला अब तक नहीं पूछा गया, नहीं पूछता है, समझ गए, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बाई माध्य गुणे 100। सीवी बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन गुणे 100। तो ये सब क्या है, तो आपका फार्मूला है, जहाँ सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचलन गुणांक को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचलन गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। विचलन गुणांक के मान जो है सामान्यतः 15 से 30% के बीच विचलित होते हैं। पश्चिमी तट पर मंगलुरु, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश समेत उप हिमालयी पेटी, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम में विचलन गुणांक जो है 15% से कम है। विचलन गुणांक यानी पश्चिमी तट पर मंगलुरु हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और आपका उप हिमालयी पेटी नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम में जो है विचलन गुणांक कितना है, तो 15% से कम है। पठार के आंतरिक भागों में वर्षा की परिवर्तिता बहुत अधिक है। पठार के आंतरिक जो भाग है वहाँ पर जो वर्षा की परिवर्तिता बहुत अधिक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक भागों में विचलन गुणांक 30% से भी अधिक है। महाराष्ट्र जो है आपका महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक भागों में विचलन गुणांक 30% से भी अधिक है। दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का मध्य भाग इसी वर्ग में आते हैं। राजस्थान तथा गुजरात में वर्षा की परिवर्तिता 40% से अधिक है। यानी कि जितना ज़्यादा होगा ना विचलन गुणांक, यानी कि यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 40 है, तो यहाँ समझिए कि वहाँ पर बारिश कम होगी। जैसे राजस्थान में क्या है कि गुजरात में वर्षा की परिवर्तिता यानी विचलन गुणांक कितना है, 40% से अधिक है, यानी कि यहाँ पर कम वर्षा होती है। जितना कम होगा यानी कि 30 से कम होगा, 20, 10, 15, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वर्षा ज़्यादा होती है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग तथा कच्छ, गुजरात में कच्छ पड़ता है, एवं गुजरात के कुछ भागों में और अधिक परिवर्तिता पाई जाती है, यानी विचलन गुणांक ज़्यादा होता है, जो 50 से 80% के बीच होती है। यानी 50 से 80% विचलन गुणांक है या माध्य है, तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होगी। वर्षा की परिवर्तिता भारतीय कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। वर्षा की परिवर्तिता जो है भारतीय कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
जिन क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तिता अधिक होती है वहाँ पानी की भयंकर कमी रहती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तिता अधिक होती है वहाँ पानी की भयंकर कमी रहती है। जैसे कि मान लें 50 से 80 था, तो वहाँ पर क्या होगा कि वर्षा कम होगी तो पानी की कमी होगी ही। अतः फसलें प्रायः असफल रहती है। अतः फसलें जो है प्रायः असफल रहती है। इन क्षेत्रों में सूखे का दौर अक्सर आता रहता है। इन क्षेत्रों में सूखे का दौर अक्सर आता रहता है। तो यहाँ पर जो है, जो उन फसलों को उगाया जाना चाहिए या भी जाता है जी जो पानी मतलब कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोटे अनाज जो होते हैं, मोटे अनाज पानी कम मतलब इस्तेमाल होता है मोटे अनाज को उपजाने में। समझ गए। यहाँ पर आपका धान की खेती नहीं होगी क्योंकि धान पानी बहुत ज़्यादा मांगता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए धान को। समझ गए, इसलिए यहाँ पर मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र। सूखा संभावित क्षेत्र यानी ड्रॉट प्रोन रीजन। ड्रॉट प्रोन रीजन। चलिए हम लोग अब देखते हैं सूखा संभावित क्षेत्र के बारे में। मानसूनी वर्षा के इस समान परिवर्ती लक्षण यानी वेरिएबल कैरेक्टर का कारण जो है उष्णकटिबंधीय अवदाबों की दिशा एवं बारंबारता तथा मानसून प्रवृत्ति को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में भिन्नता है। इसी के कारण देश के कुछ भागों में सूखा पड़ता है। सूखे की तीव्रता एक वर्ष से दूसरे वर्ष में बदलती रहती है। सूखे की तीव्रता जो है एक वर्ष से दूसरे वर्ष में बदलती रहती है। सामान्यतः यह कम वर्षा के क्षेत्रों में बार बार आता है। सामान्यतः यह जो कम वर्षा के क्षेत्रों में बार बार सूखा आता है। सबसे अधिक शुष्क भागों में सूखा पड़ने की आशंका अधिक होती है। सबसे अधिक जो है शुष्क भागों में सूखा पड़ने की आशंका अधिक होती है। राजस्थान सन्निकट हरियाणा यानी कि राजस्थान के सन्निकट हरियाणा तथा गुजरात के कुछ भाग ऐसे ही हैं जो अक्सर सूखे की चपेट में आ जाते हैं। इस क्षेत्र में संलग्न पट्टी में जो अहमदाबाद तथा कानपुर को मिलाने वाली रेखा के दक्षिण पूर्व में स्थित है, सूखे की तीव्रता अपेक्षितया कम होती है। दूसरा क्षेत्र जहाँ सूखा बार बार आने की आशंका रहती है, पश्चिमी घाट के छाया प्रदेश में स्थित है। यानी कि दूसरा क्षेत्र हुआ है जहाँ सूखा बार बार आने की आशंका रहती है, पश्चिमी घाट के छाया प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी घाट का छाया प्रदेश क्या होगा, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर ये जो है ना, ये भारत का थी होगा, पश्चिमी घाट हो गया ये। तो इसके जो यहाँ पर बारिश होती है यहाँ पर, समझ गए। लेकिन इसके पूर्वी भाग जो है ये वाला, ये हरा से, तो इधर जो है ना क्या होता है कि बारिश नहीं होती है। समझ गए। इसी को वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं या प्रदेश बोलते हैं। समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूखे की चपेट में आ जाता है। एक अनुमान के मुताबिक देश का लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है। एक अनुमान के मुताबिक जो है देश का लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है और सूखाग्रस्त रहता है। यानी कि यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, जितना होना चाहिए उतना बारिश नहीं होती है, जिसके कारण से ये क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त रहता है। मानसून की अनिश्चितता से कृषि को बचाने के लिए इन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी कि मानसून की जो अनिश्चितता होती है ना, कभी आएगा, कभी किसी साल होगा, किसी साल बहुत कम होती है। जैसे कि इसी साल जो है मानसून का मतलब बहुत कम बारिश हो रही है इस साल। समझ गए। तो इससे बचाने के लिए यानी कृषि को बचाने के लिए इन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुओं के बारे में देखते हैं आप। सीजन एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप मानसूनी जलवायु की विशेषता है। यानी कि एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप मानसूनी जलवायु की विशेषता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। यानी एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। ये परिवर्तन जो है अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है।
यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। यद्यपि यहाँ जो है वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतु में बांटते हैं। मौसम को जो है वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतु में बांटते हैं। पहला शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु, तीसरा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु, चौथा मानसून के निवर्तन की ऋतु, चौथा जो है मानसून के निवर्तन की ऋतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शीत ऋतु, विंटर सीजन। शीत ऋतु, विंटर सीजन। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु जो है मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जो है दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पूर्वी तट पर जो है चेन्नई का औसत तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। दिन गर्म होता है और रातें ठंडी होती है। जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यानी कि ये जैसे है ना, ये भारत का, ये श्रीलंका हो गया, तमिलनाडु यहाँ पर है, और चेन्नई, ये चेन्नई के बारे में बात कर रहे हैं। तो चेन्नई में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होता है। दिन गर्म होता है और रातें ठंडी होती है। जबकि उत्तरी जो मैदान है, ये उत्तरी मैदान, यहाँ पर 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है टेम्परेचर। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय को ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय को ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, शीत ऋतु में जो है देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर बहती है। इसलिए देश के अधिकतर भागों में शीत ऋतु में शुष्क मौसम होता है। इसलिए देश के अधिकतर भागों में शीत ऋतु में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। इन पवनों के कारण जो है कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। क्योंकि वहाँ ये पवनें जो है समुद्र से स्थल की ओर बहती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देश को उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। देश को उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। हल्की पवनें यानी लाइट विंड्स इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। ऊंचावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी की ओर बहती है। ऊंचावच से प्रभावित होकर ये पवनें जो है पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी की ओर बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित फीबल एंड वेरिएबल होती है। सामान्यतः जो है इस मौसम में आसमान साफ होता है, तापमान तथा आर्द्रता कम तथा पवनें शिथिल तथा परिवर्तित फीबल एंड वेरिएबल होती है। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से चक्रवाती विक्षोभ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का अंतर प्रवाह इनफ्लो एक विशेष परिघटना है। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में जो है शीत ऋतु में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से चक्रवाती विक्षोभ या साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का अंतर्वाह इनफ्लो एक विशिष्ट परिघटना है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं
पश्चिमी पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। यह कम दाब वाली जो है प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। इसके कारण जो है शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात तथा जो है पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है होता है जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है या होता है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जो है जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, यानी शीतकाल में वर्षा जो होती है जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, ये कुल मात्रा कम होती है लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौन? तो यही जो वर्षा होती है ना शीतकाल में, समझ गए, तो यही होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु क्या होती है? तो स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। यानी प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु जो है स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है, यानी न के बराबर परिवर्तन होता है तापमान में, टेम्परेचर में, समझ गए। ग्रीष्म ऋतु समर सीजन मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी ग्लोबल हीट बेल्ट उत्तर की ओर खिसक जाती है। यानी मार्च से मई तक क्या होता है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च से मई तक सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी जो है ग्लोबल हीट बेल्ट उत्तर की ओर क्या होती है कि खिसक जाती है, समझ गए। ताप पट्टी के स्थानांतरित होने के प्रभाव का आकलन विभिन्न अक्षांशों पर जो है मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान द्वारा किया जाता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। मार्च में जो है दक्कन का जो पठार है उसका उच्च तापमान कितना होता है तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मई में देश को उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश को उत्तरी पश्चिमी भागों में। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वहाँ पर क्या होता है कि समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है? कम होता है। ये प्रायद्वीपीय जो भारत है ना, ये प्रायद्वीपीय, ये पूरा ऐसे यहाँ पर समुद्री है, समुद्र के कारण क्या होता है? तापमान कम होता है। लेकिन उत्तर भारत जो है उसमें मई में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया आपका, समझ गए। तो इन सब इलाकों में, दिल्ली हो गया, बहुत ज़्यादा एमपी हो गया, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। देश के उत्तरी भाग में जो है ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। तथा वायुदाब में क्या होता है कि कमी आती है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होगा कि वायुदाब में कमी होगी। उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र मई माह के अंत में उत्पन्न होता है। पवनों का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। पवनों का परिसंचरण जो है इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू देखिए, लू क्या होता है? यह ग्रीष्म काल में भारत को उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलने वाले धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवने हैं। यानी कि यह ग्रीष्म काल में जो है भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलने वाले धूल भरी गर्म एवं शुष्क क्या है तो पवने हैं।
इन हवाओं का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। इन हवाओं का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधी आती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है, तथा अपने साथ ठंडी समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवा के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवा के साथ साथ जो है गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। बैसाख महीने में होने कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। बैसाख महीने में होने कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही मानसून के पूर्व प्री मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षों को आम्र वर्षा कहा जाता है। क्योंकि यह आम को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों कहवा के फूल खिलने लगते हैं। इस वर्षा से क्या होता है कि केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। तीसरा, काल बैसाखी। यह असम पश्चिम बंगाल में बैसाख माह में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इसके कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इसके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन और चावल के लिए पौने अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा। चौथा, लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म एवं पीड़ादायक पवने हैं। इनकी तीव्रता दिल्ली और पटना के बीच अधिक होती है। तो लू समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के ऋतु अथवा वर्षा ऋतु, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। कब? तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान जो है ना, वहाँ पर निम्न यानी लो प्रेशर की अवस्था तीव्र हो जाती है। निम्न दाब की यह अवस्था दक्षिण गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। निम्न दाब की यह अवस्था क्या होता है कि दक्षिण गोलार्ध के जो है व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। यानी कि ये जो है ना आपका ग्लोब हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो क्या होता है कि भारत यहाँ पर है, तो इससे क्या होता है कि निम्न दाब जब यहाँ पर बनेगा तो दक्षिण के जो व्यापारिक पवन है इसकी तरफ क्या होगी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यानी निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें आकर्षित होती है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है। दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनें यानी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है
दक्षिणी समुद्र के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दक्षिणी समुद्र के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, चूंकि ये जो पवन है गर्म जो महासागर है उसके ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। इसलिए ये अपने साथ जो है इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है कि नमी लाती है। ये पवनें क्या होती है, तीव्र होती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है, तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग जून महीने में पहुंच जाती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर ये मानसूनी पवनें जो देश के शेष भाग में लगभग जून महीने में पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह जो है यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मानसून के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा, मानसून के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा जो है होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, यद्यपि यह क्षेत्र जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वर्षा ऋतु, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा जो है देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है, मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम, वर्षा में विराम। इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल स्पेल्स होते हैं। इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल यानी स्पेल्स होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा जो है एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, इनमें जो है वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम जो है मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से यह गर्त जो है एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। विभिन्न कारणों से यह गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसूनी गर्त यानी मानसून ट्रॉप का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है, तब इन भागों में क्या होता है कि वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, यानी कि दूसरी ओर जब अक्ष जो है हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है, यानी कि मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। हिमालय के समीप ये जो है ना हिमालय में जब चले जाते हैं ना हिमालय के करीब, तो मैदानों में क्या होता है कि ये मैदान है यहाँ पर शुष्क अवस्था रहती है लंबे समय तक। तथा हिमालय के नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है, तथा हिमालय के नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में क्या होता है कि विस्तृत वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है। तो कई बार क्या होता है भारी बारिश के कारण क्या होता है कि लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड होता है तो जान माल का नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है। इस भारी वर्षा के कारण होता है कि मैदानी क्षेत्रों में
विनाशकारी बाढ़ होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ आएगा, हिमालय वाले क्षेत्रों में अब बहुत ज़्यादा पानी यहाँ भरेगा। भरने के बाद क्या होता है कि वो पानी किधर आएगा, ये मैदानी क्षेत्र में ही आएगा। जैसे गंगा है, यमुना है, ये भी नदियाँ क्या है, हिमालय से निकलती है, समझ गए। तो पानी तो आएगा ही, जिससे जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न, जैसे कि नेपाल में है ना, नेपाल समझ गए, हिमालय वाला इस रेंज में पड़ता है। जैसे काराकोरम नेपाल में पड़ता है, सॉरी आपका माउंट एवरेस्ट। तो नेपाल पहाड़ी इलाका है, और नेपाल में जब भारी वर्षा होती है ना, भारी वर्षा, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो वो लोग छोड़ते हैं। जब छोड़ते हैं तो क्या होता है कि पानी जब छोड़ते हैं तो बिहार में बाढ़ आती है। बिहार में कोसी वाला रीजन है वहाँ, और भी है जो है आपका गंडक वाला इलाका, इधर भी आती है, तो बाढ़ आती है, समझ गए। पानी छोड़ेगा ही पानी, तो इधर इस इलाके में बाढ़ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब, ट्रॉपिकल डिप्रेशन की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तब मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब का यह गर्त निम्न दाब के मानसूनी गर्त के अक्ष का अनुसरण करता है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब का यह गर्त जो है, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर का यह गर्त जो है, निम्न दाब के मानसूनी गर्त के अक्ष का अनुसरण करता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में क्या होता है कि सूखा पड़ता है। मानसून का आगमन एवं वापसी जो प्रायः अव्यवस्थित है। मानसून का आगमन एवं वापसी क्या है, प्रायः अव्यवस्थित है। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों को कृषि कार्य को अव्यवस्थित कर देता है। यानी कि मानसून का जो आगमन है और वापसी जो प्रायः अव्यवस्थित होता है, यानी व्यवस्थित तरीके से नहीं है। इसलिए क्या होता है, कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्य को अव्यवस्थित कर देता है। चलिए हम लोग आगे अब बढ़ेंगे, अगला देखेंगे निवर्तित मानसून के ऋतु। निवर्तित मानसून के ऋतु यानी मानसून की वापसी, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, विड्रॉल ऑफ मानसून, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अक्टूबर नवंबर के दौरान जो है दक्षिण की तरफ सूर्य की आभा से, दक्षिण की तरफ क्या होता है, सूर्य की आभा से गति के कारण मानसूनी गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर क्या होता है कि शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। उच्च दाब प्रणाली, हाई प्रेशर जो है ना प्रणाली स्थान ले लेती है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ में जो है मानसूनी पवनें क्या होता है कि उत्तर के मैदान से हट जाती है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी मानसून की वापसी होने से क्या होता है कि आसमान साफ हो जाता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान क्या होता है, ऊंच होता है, जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। किंतु स्थल अभी भी आर्द्र होता है। किंतु स्थल अभी भी क्या होता है कि आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम जो असह्य हो जाता है। ये नहीं होता, चिपचिपा सा होता है मौसम जो है ना अक्टूबर में, हल्का हल्का चिपचिपा सा, मतलब हल्का हल्का पसीना था, चिपचिपा सा शरीर हो जाता है। इसे सामान्यतः कुवार की ऊष्म के नाम से जाना जाता है। यानी कुवार की ऊष्म, कुवार यानी कुवार समझ गए। उमस होती है, उमस, लोग कहते हैं ना उमस, उमस हो रहा है, समझ गए। तो यानी चिपचिपा सा, जैसे
आपका क्या होता है, गर्मी जो होती है ना, हल्की हल्की गर्मी होती है, मतलब गर्मी होती है, मई के जैसे नहीं होता है टेम्परेचर, लेकिन उमस होता है। समझ गए? उससे क्या होता है कि चिपचिपा सा शरीर में, चिपचिपा सा मतलब होती है, तो इसी को उमस बोलते हैं। अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है गर्म वर्षा ऋतु से शीत शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना जो है गर्म वर्षा ऋतु से शीत शीत ऋतु में परिवर्तन के काल होता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था यानी बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। निम्न दाब वाली अवस्था जो है कहाँ हो जाती है, तो बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। भारत के जो पूर्वी तट है ना, उसको पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों को सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में प्रायः चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट के बारे में हम देखते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। कोरोमंडल तट कौन सा हो गया, ये वाला देखिए, ये जो ना, ये वाला, यही कोरोमंडल तट है, इसी पर बात की जा रही है। अब चलते हैं भारतीय परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरागत ऋतुएं, ट्रेडिशनल सीजन्स ऑफ इंडिया। भारतीयों के लिए ऊपर वर्णित मौसम के अनुसार वर्ष का विभाजन अर्थहीन है। भारतीयों के लिए ऊपर वर्णित मौसम के अनुसार वर्ष का विभाजन अर्थहीन है। समान लोगों में प्रचलित ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम की परिघटना का प्राचीन काल से चला आ रहा प्रत्यक्ष ज्ञान और भारतीय परंपरा में विशेषतः उत्तर भारत में ऋतुओं के द्विमासिक चक्र को माना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक यानी 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार बसंत वर्ष की पहली ऋतु है, बसंत। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यह ऋतु मार्च तथा अप्रैल के महीनों से पूर्ण मेल नहीं खाती, क्योंकि यह मध्य फरवरी से मध्य अप्रैल तक पाई जाती है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, जो ज्येष्ठ आषाढ़ महीनों अर्थात मध्य अप्रैल से मध्य जून तक पाई जाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्षा ऋतु काल श्रावण एवं भाद्रपद यानी सावन और भादो, भादो ऐसे बोला जाता है, सावन एवं भाद्रपद यानी श्रावण एवं भाद्रपद, ऐसे सावन और भादो बोला जाता है। अपने जनरल लैंग्वेज में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से बोला जाता होगा इनको। चलिए, जुलाई और अगस्त में ये होता है, परंतु यह ऋतु मध्य मई तथा जून से प्रारंभ होकर सितंबर के मध्य तक चलती है तथा देश के विभिन्न भागों में इसके प्रारंभ होने के समय में भिन्नता पाई जाती है। शरद ऋतु जो है अश्विन तथा कार्तिक माह मध्य सितंबर से मध्य नवंबर में आती है, परंतु शरद तथा हेमंत मार्ग शीर्ष एवं पौष में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। हेमंत में केवल जाड़ा अधिक पड़ता है, जबकि शरद ऋतु में हेमंत तथा वर्षा ऋतु का संक्रमण काल है। शरद ऋतु जो है हेमंत तथा वर्षा ऋतु का क्या है, तो संक्रमण काल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है, जो माघ तथा फाल्गुन जनवरी फरवरी तक चलती है। यानी हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है, जो माघ एवं फाल्गुन यानी जनवरी एवं फरवरी तक चलती है।
शिशिर से धीरे धीरे जाड़ा कम होकर बसंत ऋतु आ जाती है, जो स्वयं शिशिर एवं ग्रीष्म का संक्रमण काल है। यह उल्लेखनीय है कि ऋतुओं का यह क्रम उत्तर एवं मध्य भारत के लिए अधिक उचित है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में ऋतुओं में दूसरे प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीने। बसंत चैत्र और बैसाख, मार्च और अप्रैल में होता है। ग्रीष्म ऋतु जो है ज्येष्ठ और आषाढ़, मई और जून में। वर्षा ऋतु जो है श्रावण और भाद्रपद में, जुलाई और अगस्त में। शरद ऋतु जो है अश्विन और कार्तिक में, सितंबर और अक्टूबर में। हेमंत जो है मार्गशीर्ष और पौष में। जैसे पूस की रात पढ़े हैं ना, प्रेमचंद्र की कहानी है पूस की रात, बहुत ठंड पड़ती है, नवंबर और दिसंबर में। शिशिर जो है आपका माघ और फागुन यानी जनवरी और फरवरी में। तो आपका 6 ऋतु हैं भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में जानेंगे। भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में जानेंगे। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के जलवायु जो है मानसूनी प्रकार के हैं। भारत की जलवायु क्या है, तो मानसूनी प्रकार की है। तापी मौसम के तत्व एलिमेंट्स ऑफ द वेदर के मेल से कई क्षेत्रीय विभिन्नताएं उजागर होती है। यही विभिन्नताएं जलवायु के कई उप प्रकारों में देखी जा सकती है। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक जलवायु प्रदेश में जलवायविक दशाओं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की एकरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। जलवायु के तत्वों जैसे कि तापमान और वर्षा के आलेखित मानों को सांख्यिकीय विधि द्वारा वर्ग में साथ लाकर सूचकांक निकाला जाता है। सामान्यतः जलवायु के 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तापमान एवं वर्षा है, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। निम्नलिखित खंड में हम कोपेन तथा थॉर्नथवेट द्वारा विकसित पद्धति के आधार पर भारत के जलवायु प्रदेशों की पहचान करेंगे। कोपेन की पद्धति पर आधारित जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन्स बेस्ड ऑन कोपेन मेथड्स। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण पद्धति का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मान को रखा है। वर्गीकरण की इस पद्धति के अनुसार 5 जलवायु प्रदेश हैं। पहला उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां पूरे वर्ष औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। दूसरा शुष्क जलवायु, जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए यह क्षेत्र शुष्क रहता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल एस कहलाता है। यदि शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल यानी कि W होता है। गर्म जलवायु, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। चौथा बर्फीली जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। 5 नंबर हिम जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने इन जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित वर्ण संकेतों का प्रयोग किया। देखिए यहाँ पर ध्रुवीय प्रकार की जो जलवायु है उसको ई लिखा जाता है। शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार होगा उसको CWG लिखा जाता है। समझ गए, इसका क्षेत्र देख लीजिए आप लोग। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। BSHW जो है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु क्षेत्र है, ये वाला। ये है AMW यानी लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, ये वाला क्षेत्र है। अब देखिए AS जो है AS ये वाला क्षेत्र शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है।
अब ये देखिए, ये वाला क्षेत्र है AW, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार वाला क्षेत्र है ये वाला इलाका। अब जो देखिए, अब कौन सा क्षेत्र बाकी रहा, हाँ DFC, लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत, एक मिनट, इसको क्या लिखा है थोड़ा सा इसको, DFC जो है, DFC ये वाला पूरा, ये है लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला, ये वाला इलाका हो गया ये, समझ गए, ये सब इलाका। तो चलिए हम लोग देख लिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला जो है उष्ण आर्द्र जलवायु, B है शुष्क जलवायु, C है गर्म जलवायु, D है बर्फ जलवायु, E है हिम जलवायु। वर्षा तथा तापमान का वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर इन 5 प्रकारों को और भी उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने इन उप प्रकारों को परिभाषित करने के लिए छोटे वर्णों जैसे M, W, H आदि का उपयोग किया, जैसे F पर्याप्त वर्षण, M यानी शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, W यानी शुष्क शीत ऋतु, H मतलब शुष्क और गर्म, C मतलब 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और G यानी गंगा का मैदान। कोपेन विधि के आधार पर भारत को निम्नलिखित 8 जलवायु विभागों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। AMW लघु शुष्क ऋतु का मानसून प्रकार, AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार के जलवायु, BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, BWHW उष्ण मरुस्थलीय प्रकार के जलवायु, CWG शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। DFC कौन था, ये था, समझ गए। ध्रुवीय जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला था, ये वाला ध्रुवीय जलवायु था, आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र में, ये वाला। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कोपेन के AMW प्रकार के जलवायु जो है गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। कोपेन के AMW प्रकार की जलवायु जो है गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। शुष्क ग्रीष्म की ES प्रकार की जलवायु कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। यानी शुष्क ग्रीष्म की ES प्रकार की जलवायु जो है कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। भारत में शुष्क जलवायु को 2 भागों में मिलती है। भारत में शुष्क जलवायु 2 भागों में मिलती है, किस में, देखिए, प्रायद्वीप के आंतरिक भाग तथा राजस्थान एवं हरियाणा के कुछ भागों में BSHW तथा पश्चिमी राजस्थान में BWHW प्रकार की जलवायु मिलती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की AW जलवायु मिलती है। भारत का उत्तरी मैदान शुष्क शीत ऋतु वाला गर्म शीतोष्ण प्रकार के जलवायु CWG के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी भारत में DFC प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ शीत ऋतु ठंडी तथा आर्द्र होती है, जबकि गर्मियों की ऋतु बहुत छोटी होती है। कश्मीर तथा उसके निकटस्थ यानी निकट स्थित पर्वत श्रेणियों पर ध्रुवीय जलवायु ई मिलती है। थॉर्नथवेट की पद्धति पर आधारित जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन बेस्ड ऑन थॉर्नथवेट मेथड। थॉर्नथवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण के विधि में जल संतुलन की अवधारणा को आधार बनाया। यदि किसी स्थान पर वर्षा वहां पर धरातल से होते हुए वाष्पन तथा प्राकृतिक वनस्पति द्वारा किए गए वाष्पोत्सर्जन के कारण हुई जल की क्षति से कम होती है तो वहाँ जलाभाव होता है। यदि वर्षा की मात्रा जल की क्षति से अधिक है, वर्षा की मात्रा जो है जल की क्षति से अधिक है, तो वहाँ जलाधिशेष पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। थॉर्नथवेट ने
जलाधिशेष एवं जलाभाव के मासिक मान के परिकलन के लिए एक फार्मूला विकसित किया। जिन क्षेत्रों में वर्ष के सभी महीनों में जलाधिशेष पाया जाता है वहाँ की जलवायु आर्द्र होती है। जिन क्षेत्रों में वर्ष के सभी महीनों में जलाभाव पाया जाता है वहाँ की जलवायु शुष्क होती है। इन दो चरम सीमाओं के बीच जलाधिशेष तथा जलाभाव में भिन्नता के आधार पर दूसरे अन्य जलवायु प्रकार निर्धारित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थर्नथवेट की विधि के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ए अति आर्द्र, बी आर्द्र, C2 नम उप आर्द्र, C2 नम उप आर्द्र, C1 शुष्क उप आर्द्र, डी अर्ध शुष्क, ई जो है शुष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नथवेट की अति आर्द्र जलवायु ए गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट के साथ तथा उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भागों में पाई जाती है। आर्द्र जलवायु बी ए जलवायु क्षेत्र के सन्निकट संपूर्ण तटीय भाग, उत्तर पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। नम उप आर्द्र C2 जलवायु पश्चिमी घाट के क्षेत्र में मिलती है। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में भी यही जलवायु पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा घाटी तथा मध्य भारत का उत्तर पूर्वी भाग शुष्क उप आर्द्र C1 प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में अर्ध शुष्क जलवायु डी पाई जाती है। सौराष्ट्र, कच्छ तथा राजस्थान में शुष्क जलवायु ई पाई जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मानसून और भारत के आर्थिक जीवन। मानसून और भारत के आर्थिक जीवन पढ़ते हैं। मानसून एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित है। हिमालयी प्रदेशों का अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर जो है यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई का साधन विकसित नहीं है। उन क्षेत्रों में अगर बारिश नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। यानी कि मानसून का अचानक जब प्रस्फोट होता है ना, तो देश के व्यापक क्षेत्र में क्या होता है, मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव होने लगता है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो जल होगा, बहुत ज़्यादा जल होगा तो क्या होता है, जैसे बाढ़ आएगी तो क्या होगा कि आपका जल अपरदन होता है, जल का कटाव होता है, समझ गए, मिट्टी का कटाव भी होता है बारिश से। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। उत्तर भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा क्या होता है कि शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। यानी कि दिसंबर में है ना, दिसंबर जनवरी में आपका क्या होता है कि बारिश होती है आपका उत्तर भारत में, समझ गए। तो क्या होता है कि गेहूं की खेती के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। रबी की फसल होता है ना, उसके लिए बेहतरीन होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवश्यक विविधता में उजागर होती है। मानसून एकता का परिचायक जो है, मानसून एकता का परिचायक, मानसून सिंबल्स ऑफ यूनिटी। हिमालय जो अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान क्या होता है कि बना रहता है। क्या होता है, हिमालय जो है अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की क्या करता है कि रक्षा करता है। तो रक्षा करता ही कि साइबेरिया से जो आने वाली ठंडी पवनों को ये रुकता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के, यानी कि उच्च अक्षांश जो है ना, उसके बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है।
इसी प्रकार भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी, यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ ये समुद्र है इधर, इसलिए ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी। चलिए आगे देखते हैं। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दशाओं में बहुत कम अंतर न्यूनतम तापमांतर पाए जाते हैं। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की जो दशा है उसमें बहुत कम अंतर यानी न्यूनतम तापांतर पाए जाते हैं। भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इस जल का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल जो है ये जो हम लोग पूरा पढ़े हैं उसका ये क्या है, फ्लैशबैक है। ये फ्लैशबैक दिख रहे हैं, ये सब फ्लैशबैक है। अध्याय स्मरणिका है यानी फ्लैशबैक है, शॉर्ट में दिया गया है, ये पूरा शॉर्ट में है, समझ गए, पूरा शॉर्ट में। तो इसको जो हम लोग कल पढ़ेंगे पूरा शॉर्ट में, पूरे इस चैप्टर का शॉर्ट में है, 3 पेज में है, समझ गए, 3 पेज में है, मात्र 3 पेज में पूरे किताब का निचोड़ दिया गया। उसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ खंड ऑब्जेक्टिव सेक्शन पूर्णतः एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित जो है क्वेश्चन दिया गया है। देखिए देख रहे हैं क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन जो है ना आपके जो है हाई लेवल के एग्जाम होते आते हैं, हाई लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। अब दरोगा में भी इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, समझ गए, दरोगा हो गया। बीपीएससी में तो आते ही है, एसडीएम एसडीओ जो होता है उसमें। बीपीएससी टीआरई की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा वाला में मतलब सवाल मतलब आते ही हैं लेकिन उतना नहीं आता है। लेकिन अब जो एग्जाम जो भी हो रहा है उसमें इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो करीब करीब जो है ये इस चैप्टर से देखिए कितना सवाल है एनसीईआरटी का, देखते जाइए। ये सब जो है ना देखिए किस तरह का सवाल पूछा गया है, समझ गए। देखिए किस तरह का सवाल है, कितने सवाल है देखिए, 40, 45, 49, 51 सवाल है। यानी इस चैप्टर से आपका एनसीईआरटी के इस चैप्टर से आपका 5वां चैप्टर है, समझ गए। भारत के जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर से 51 सवाल है, 51 सवाल, और सवाल भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग जो है एडुटेरिया का ऑल आउट पढ़ते हैं ना, एडुटेरिया का ऑल आउट आया है, समझ गए। और आपका 360 डिग्री एनसीईआरटी का आया है, वो कोई टीचर है उनका। तो उन सबसे बेहतरीन जो है आपका एनसीईआरटी के घटना चक्र है। ये एनसीईआरटी का घटना चक्र है, समझ गए, एनसीईआरटी का घटना चक्र है, समझ गए। और घटना चक्र के बारे में जो लोग पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं घटना चक्र क्या है। तो उन किताबों से बेहतरीन है। पहले तो यहाँ पर आप पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद से आपको फ्लैशबैक पढ़ेंगे। यानी कि 3 पेज में इसका पूरा जो चैप्टर का 3 पेज में ही आपका क्या दिया गया, नोट्स दिया गया, शॉर्ट नोट्स है, यानी कि फ्लैशबैक है, शॉर्ट नोट्स है। उसके बाद आपको एमसीक्यू दिया गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, पढ़ने के बाद आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एनसीईआरटी के जो बुक पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी बुक, तो उसमें उतना सवाल नहीं होता है, समझ गए। तो क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और शॉर्ट नोट्स भी उतना नहीं दिया रहता है, समझ गए। तो ये जो है एनसीईआरटी घटना चक्र है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, कितना है, तो क्लास जो है 8 हम लोग पढ़े हैं, क्लास 8 पढ़े हैं। क्लास कितना, तो क्लास 8 है, क्लास 8 है, समझ गए, क्लास 8 पढ़े हैं। और प्ले लिस्ट में है एनसीईआरटी के घटना चक्र, प्ले लिस्ट में है। 7 क्लास हो चुका है इसके पहले, ठीक है। तो 7 क्लास हो चुका है, ये 8वीं क्लास है। तो बीच में जो है हम छोड़ दिए थे, और छोड़ने का कारण ये था कि आपका लूसेंट पढ़ा रहे थे, और आपका घटना चक्र का जो न्यू बुक आई है 2026 वाली,
उसी को पढ़ा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनसीईआरटी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनसीईआरटी जो है आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि एनसीईआरटी को पढ़ाना जो है मैंने छोड़ा है, 7 क्लास कराकर ही छोड़ दिया है, तो उससे काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी को पूरा कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एनसीईआरटी भी कराएंगे और आपका जो है क्या कराएंगे, तो घटना चक्र भी कराएंगे, तो दोनों साथ ही साथ कराएंगे। तो जो है आज जो है शाम को ये 7 बजे आपका ये होगा, 7 बजे से आपका ये एनसीईआरटी का घटना चक्र होगा, जो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक है। और ये ओल्ड प्लस न्यू, इसमें जो है ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी जो है ना, ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी ये दिया गया है। यानी कि न्यू एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, और ओल्ड जो है ना बहुत बार ओल्ड नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, दोनों मिलाकर दिया गया है, ओल्ड और न्यू, इसलिए यहाँ इसी को पढ़ने से आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं एनसीईआरटी को पढ़ाऊँगा और प्री मेंस और इंटरव्यू लेवल का पढ़ाऊँगा, तो ये नॉर्मल है क्योंकि मेरे पास अभी संसाधन नहीं है। मैं जिस लेवल का पढ़ाना चाहता हूँ वो तभी पढ़ाऊँगा जब मेरे पास संसाधन हो गए। मेरे पास संसाधन नहीं है, तो अभी नॉर्मली मैं एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूँ। जब मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो एक एक चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊँगा, जो पूरे यूट्यूब पर किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया है, और वो फ्री में पढ़ाऊँगा। मतलब जिसको पढ़ाने के लिए जो है ना 10,000, 15,000, 20,000 रुपया लेते हैं, समझ गए। एनसीईआरटी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते, वो कोर्स खरीदना पड़ता है, तो वो लोग पैसे लेते हैं। मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा, प्री मेंस और इंटरव्यू लेवल का फ्री में। और मैंने वादा किया कि आपको जो है ना आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा, समझ गए, हमेशा हमेशा के लिए पढ़ाऊँगा फ्री में। तो चलिए, और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा, समझ गए, क्रमबद्ध तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। ऐसा नहीं है कल वो अगले दिन कुछ और, अगले समय कुछ और, जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं वैसे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, और मेरे पास जब संसाधन हो जाएंगे तो एकदम क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको जो है ना, किसी कोचिंग में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या होता है वहाँ पर आप पैसे देते हैं, ठीक है, वहाँ पर पैसे देते हैं और पढ़ते हैं, समझ गए। और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, डेली जाते हैं पढ़ते हैं, या ऑनलाइन आप खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो उसी तरह से मैं आपको यूट्यूब पर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हो गया आपका, और भी जो भी बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स, उन सबको जो है आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा, समझ गए। चलिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता, परिवार, अपने समाज, अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश से प्यार कीजिए। लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, सफलता को प्राप्त कीजिए, और हमेशा खुश रहिए। तो चलिए आज जो है 7 बजे ये होगा, और कल जो है 7 बजे सुबह हमें जो है आपका घटना चक्र होगा। घटना चक्र जो है इसका टाइमिंग हम कर देते हैं आपका 7 बजे सुबह हमें घटना चक्र होगा, यानी एएम में होगा। घटना चक्र सुबह में होगा, और शाम को पीएम यानी शाम को जो है आपका डेली एनसीईआरटी होगा। शाम में एनसीईआरटी हो जाएगा, 7 बजे एनसीईआरटी हो जाएगा, और सुबह में आपका घटना चक्र हो जाएगा। इस तरह से दोनों किताबें क्या होगी, जो है हो जाएगी, दोनों पूरी हो जाएगी। यानी एक दिन में एक ही किताब जो है ना हम पढ़ाते थे, लेकिन अब जो है 2 पढ़ेंगे, यानी कि 2 पढ़ाएंगे। एक शाम को पढ़ाएंगे एनसीईआरटी पढ़ाएंगे शाम को एनसीईआरटी, और सुबह में घटना चक्र हो जाएगा, जिसमें से भारतीय इतिहास हो जाएगा, और भारतीय भूगोल हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, और बाकी जो भी है घटना चक्र की पुस्तकें होगी उन सबको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। और प्लेलिस्ट में इसका जो है 7 क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरा घटना चक्र का भारतीय इतिहास 6 क्लास भारतीय इतिहास का हो चुका है, प्लेलिस्ट में, उसको भी जाकर देखिए। उसका और ज्योग्राफी का 7 क्लास हो चुका है। घटना चक्र का जो न्यू बुक आई है ना 2026 वाली न्यू बुक आई है, उसका 7 क्लास हो चुका है। पॉलिटी का आपका करीब करीब 4 क्लास हो चुका है, पॉलिटी का 4 क्लास हो चुका है। तो ये सब प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर सर्च कीजिए, देखिए, और जो है आप लोग वहाँ पर पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, और यहाँ पर आप पूरे जीवन फ्री में पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।